सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा हमेशा की तरह कुछ छोटी मोटी खास चर्चाएं आप तक लाने का प्रयास करता हूं और हमारी बेहतर कोशिश ये होती है कि हम आप तक कुछ अच्छी जानकारियां लेकर के आ सकें। हाल फिलहाल अभी लोकसभा का इलेक्शन होने को है और लोकसभा के चुनाव को लेकर के राजनीतिक दल धीरे धीरे करके सक्रिय होते जा रहे हैं। वहीं पर एक अगर बात हम ये करें कि क्षेत्रों की और क्षेत्र के खास तौर पर वो मुद्दे जिनको लेकर के लगातार कई वर्षों से चाहे जो भी जनप्रतिनिधि रहे हों उन्होंने अपना प्रयास किया या नहीं किया। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या वास्तविकता के तौर पर अगर हम देख रहे हैं और जितनी समस्याओं तक हम पहुंच पा रहे हैं तो उन समस्याओं का समाधान कहाँ तक पहुंचा। भाई सीधी सी बात है, अगर हम किसी क्षेत्र में रह रहे हैं तो तय है कि वहां पर समस्याएं व्याप्त होंगी। मौजूदा हालात में हम सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करें, उसके बाद हम सेंट्रल लेवल की बात करें तो एक स्टेट की अगर हम बात करें तो हम जिस मध्य प्रदेश में रह रहे होते हैं, आजादी के 75 वर्ष बीतने के बावजूद स्थितियों में कितना सुधार आया। एक तरफ विधानसभा के चुनाव हो रहे होते हैं तो दूसरी तरफ लोकसभा के चुनाव होते हैं जो कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार का मापदंड पूरा तय करती है और किसकी सरकार बनेगी ये जनता के हाथों में होता है। भाई यहाँ पर तो राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से जो है तो चुनाव की तैयारियां कर रहे होते हैं। अभी हाल फिलहाल कुछ दिनों में आचार संहिता भी लग जानी है, लेकिन अगर हम लोकसभा के हिसाब से मुद्दों की बात करें जहां पर केंद्र सरकार के अनुसार सारी व्यवस्थाएं चलनी होती हैं, अगर हम देखें पूरी तरह से तो आपको मैं बताऊं कि लगभग कई ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां पर 7 विधानसभा और कई लोकसभा सीटों में ऐसा है कि 8 विधानसभा क्षेत्र का एक दायरा है। मुख्य रूप से अगर हम बात करें पूरे क्षेत्रों की, अगर हम सिर्फ और सिर्फ उन क्षेत्रों की बात करें जो कि आदिवासी सीटें हैं, जैसे कि शहडोल लोकसभा सीट ले लीजिए, उसके अलावा और भी जो भी सीटें हैं प्रमुख तौर पर, उन सीटों के मापदंड को अगर हम देखते हैं और क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं की अगर हम बात करते हैं, अब दिमाग यहाँ पर ये काम, अगर हमारे दिमाग में कुछ बातें चल रही हैं तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि लोकसभा चुनाव को लेकर के मुद्दा क्या होना चाहिए था। भाई आप भी देखते हैं कि जिस तरह आज स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, स्कूलों की व्यवस्थाएं हैं, तमाम उसके साथ साथ कई सारे और भी विभिन्न मुद्दे होते हैं। उन मुद्दों में किसान कहाँ पर है। भाई अगर प्राथमिकता के तौर पर हम देखें तो हमें सबसे ज्यादा चिंता अगर देखने को मिल रही है, हमें सबसे ज्यादा अगर अव्यवस्थाएं देखने को मिलती है तो किसानों को लेकर के। ठीक है, साल भर में जो है तो कुछ पैसे सरकार के माध्यम से खेती किसानी करने वाले लोगों के खाते में आ रहे हैं, लेकिन अगर हम उनकी व्यवस्थाओं की बात करते हैं, किसान मतलब अन्नदाता, और अभी हाल फिलहाल सेंट्रल लेवल पर अगर हम बात करें तो देख ही रहे हैं कि किसानों की का जो एक हुजूम पूरा निकल पड़ा है और तय है कि एमएसपी वगैरह की मांग को लेकर के लगातार 2 से 3 साल हो गए जहां पर ये मुद्दे बराबर चल रहे हैं। हालांकि अगर हम मौजूदा हालात में सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करते हैं, पूरे मध्य प्रदेश में अगर हम ये देखने निकलते हैं कि किसानों के लिए कितनी बेहतर सुविधाएं सरकारों के माध्यम से कर दिया गया है। और यहाँ पर तो ये देखा जाता है कि राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मढ़ते रहते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर हम किसानों की बात कर रहे हैं तो फिर किसानों के लिए खेती किसानी करने वाले जो कृषक हैं, चाहे किसी भी तरह की खेती किसानी कर रहे हो, उनके लिए पानी की सुविधाएं कहाँ पर है। अगर पानी की सुविधा की हम बात करते हैं तो भाई ऐसा है कि किसी भी क्षेत्र में अगर आप जा रहे हैं, अगर नदी वाला हिस्सा है तो वहां पर एक कम से कम बांध तो होना चाहिए, एक और नहर की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे किसानों को सिंचाई के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में मिल सके और बड़ी आसानी से मिल सके। आज अगर हम देख पा रहे होते हैं तो हमें तो एक बात समझ में आती है कि आज ये देखिए कि हम अगर किसी भी गांव क्षेत्र की ओर जा रहे होते हैं तो हमें 3 वर्ग जरूर दिखाई देगा। एक पहला किसान, दूसरा मजदूर और तीसरा जो पढ़े लिखे शिक्षित युवक हैं वो कहाँ जा रहे हैं। आप ज्यादातर देखते होंगे कि किसी भी क्षेत्र में आप जाइए वहां पर युवा साथी खास तौर पर पलायन कर रहे हैं और वो बाहर रोजगार के जुगाड़ में अपने घर परिवार के को चलाने के लिए भाई उन्हें स्वाभाविक सी बात है कि पैसों की आवश्यकता होती है। अब अगर पैसों की आवश्यकता है तो वो पैसे आएंगे कहाँ से, तो तय है कि कहीं ना कहीं पर काम करना पड़ेगा। भाई सरकार की ओर से तो किसी तरह की कोई वैकेंसी आ नहीं रही, नौकरी चाकरी का कहीं कोई वो नहीं होता है। ठीक, इसके बाद जो है तो अगर हम चलते हैं थोड़ा स्वास्थ्य सुविधाओं की ओर, तो सरकार एक तरफ बड़ी बड़ी बातें कर रही होती है, सरकार बहुत सारी चीजों को देने की बात करती है। ये बताया जाता है कि हमने इतने वर्षों में इतनी बेहतर सुविधाएं आपको दे दी है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो और आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।
सवाल यहाँ पर ये उठता है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के वाकई में कितनी चिंता जताई गई है। इसे देखने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ सर आसपास के क्षेत्र के, चाहे जिला मुख्यालय का अस्पताल हो या फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो या फिर उप स्वास्थ्य केंद्र हो या फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, आप कहीं भी जाइए और देख सकते हैं कि कितनी अच्छी और बेहतर व्यवस्था है। वहां पर कितने डॉक्टर हैं, कितने नर्स हैं, कितने बेड्स हैं और कितना वहां पर का स्टाफ है। और मरीजों के लिए कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अस्पताल सिर्फ और सिर्फ रेफरल सेंटर का काम कर रहा हो। तीसरे पायदान पर एक बात यहाँ पर फिर आती है कि अगर हम शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे होते हैं, अब यहाँ पर आप ये देखिए, हमने कई स्कूल कॉलेजों का जब मुआयना करना शुरू किया तो यहाँ पर हम देख रहे होते हैं कि खास तौर पर गांव क्षेत्र के आसपास जुड़े हुए जो भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, तो वहां पर भी यही स्थिति होती है कि शिक्षक पर्याप्त मात्रा में नहीं होते हैं। अब आप सोचिए कि अगर हम एक घर बनाते हैं तो उस घर को बनाने के लिए तय है कि हमें नींव मजबूत करनी होती है। अगर नींव मजबूत नहीं होगी तो तय है कि घर हमारा धराशायी हो जाएगा। तो वैसी शिक्षा व्यवस्था को लेकर के अब आप देखिए, किसी भी सरकारी स्कूल में जाइए तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि पहली से लेकर के 8वीं तक की लगने वाली कक्षाएं और शिक्षक मात्र 5 होते हैं। और उन शिक्षकों का काम यह होता है कि सरकार द्वारा जो भी एक्स्ट्रा बोझ दिया गया है उस पर उनका ज्यादा फोकस होता है। भाई यहाँ पर तो अगर हम स्कूल की बात कर रहे हैं तो तय है कि उनके अलग अलग पहली से लेकर के 5वीं तक तब भी 4 सब्जेक्ट होते हैं, फिर उसके बाद 6 सब्जेक्ट हो जाते हैं धीरे से। तो ऐसी करके व्यवस्थाएं चलती रहती हैं, लेकिन शिक्षकों की जो कमी है वो कैसे पूरी होगी, इस पर सरकार ने कभी बात नहीं की और ना ही कभी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने आज तक बात की कि भाई हमें शिक्षा व्यवस्था को जो है तो और बेहतर और अच्छी सुविधाओं युक्त करना चाहिए। यहाँ पर मध्याह्न भोजन की व्यवस्था कर दी गई और कुछ हद तक कुछ स्कूलों में मरम्मत कर दिया गया या तो फिर नए भवन स्वीकृत करा दिए गए। तो स्कूलों के नाम पर सिर्फ इतना है। और शिक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो शिक्षा व्यवस्था धीरे धीरे चौपट होती नजर आती है। भाई जैसे तैसे क्योंकि एक तरफ सरकार ने किया ये कि पहली से लेकर के 8वीं तक बच्चों का जो पढ़ने लिखने का पूरा सिस्टम है उस सिस्टम पर सीधा उन्होंने एक मोहर लगा दी कि किसी भी बच्चे को फेल ना किया जाए और लगातार पहली से लेकर के 8वीं तक वो पढ़ाई लिखाई अपनी करेगा और जैसे तैसे करके वो 8वीं तक पास करके 9वीं कक्षा में पहुंच जाएगा। उसके बाद उसका भविष्य क्या होगा वो उसके हाथों में तय होता है। ऐसी कुछ व्यवस्थाएं अगर हम बात करें शिक्षित नौजवानों के लिए, भाई लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा के चुनाव में अगर बेरोजगार युवाओं की बात ना की जाए तो फिर किसकी बात की जाए। ठीक है, एक तरफ राम मंदिर का मुद्दा था तो वो मुद्दा तो मान लीजिए कि अब हल हो गया, और भी कुछ धाराओं को लेकर के धारा 370 वगैरह वगैरह कई सारे मुद्दे थे जो धीरे धीरे खत्म होने की। अब यहाँ पर जो है बात आती है शिक्षित नौजवानों की, शिक्षित युवा बेरोजगार। भाई एक तरफ राहुल गांधी जो है तो कभी कुछ ना कुछ यात्रा निकाल रहे होते हैं, उसके साथ जो है तो बेरोजगारी और तमाम कई सारे मुद्दों को लेकर के वो बराबर बात कर रहे होते हैं। लेकिन क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो वर्तमान में मौजूद है, यहाँ पर सरकार उनके हिसाब से चल रही होती है, तो उनके दिमाग में ये बात क्यों नहीं आती कि हमें कुछ बेहतर करना चाहिए? उनके दिमाग में ये बात क्यों नहीं आती कि हमें जो है तो कुछ बेहतर करना चाहिए? आज आप देखिए कि लगातार जिस तरह के हालात हैं उन हालातों में कहीं ना कहीं पर सिर्फ मुद्दा 3 बातों को लेकर के रह गया है। यहाँ पर एक तरफ धर्म, एक तरफ हिंदुत्व और एक तरफ राम जी थी। इन 3 मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी फिर मैदान में होगी। साथ ही साथ आप कल्पना करिए कि अगर आप अपने घर के बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं और उनकी व्यवस्थाओं को दे रहे हैं, आप सिर्फ एक खर्च का हिसाब किताब लगाइए कि आपके पूरे साल भर के पैसे कितने जा रहे हैं और आप उन बच्चों को पढ़ा लिखा क्यों रहे हैं। सीधी सी बात है भाई, जो बड़े पैमाने पर घर परिवार से संपन्न हैं उनके लिए तो ठीक है कि बिजनेस व्यापार वगैरह वगैरह कुछ भी कर लेंगे, लेकिन अगर गरीब घर के बच्चे हैं और पढ़ने लिखने में भी टैलेंटेड है तो वो कहाँ जाएंगे? या तो हाथ में मजदूरी करने के लिए पड़ुआ गाड़ी होगा या फिर कहीं बाहर किसी कंपनी में काम करेगा। हालांकि ये लोकतांत्रिक देश है, लेकिन इस लोकतांत्रिक देश में सबसे ज्यादा मजबूत जुगाड़ तंत्र होता है। लोकतंत्र कहने के लिए लेकिन जुगाड़ तंत्र बहुत ज्यादा होता है और सरकार का भी जो है तो सिर्फ और सिर्फ जुगाड़ तंत्र के हिसाब से काम चल रहा होता है। भाई जहां पर शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए था, बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरियों की व्यवस्था करनी चाहिए थी ताकि थोड़ी सी बेरोजगारी घटती
जिस तरह आज मैं अगर ये बात कहूं कि महंगाई का जो एक दौर है, ये भी लोकसभा का मुद्दा हो सकता है, क्योंकि चुनाव सामने है और चुनाव को लेकर के अगर हम लोकसभा इलेक्शन मोमेंट पर जाते हैं तो उस लोकसभा इलेक्शन मोमेंट में कहानी आखिर जा कहाँ रही होती है। अभी तो वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, अच्छी बात है क्योंकि राम जी सभी के हैं, लेकिन ये जो मुद्दे हैं ये कहाँ जाएंगे भाई। इन मुद्दों पर भी सरकार को बात करनी चाहिए, और सरकार को ही नहीं बल्कि आम जनता को भी इस बात को उठा करके रखना चाहिए, खासतौर पर जिन जनप्रतिनिधियों को हमने चुना है कि आखिर वो कर क्या रहे हैं और उन्होंने 5 साल में किया क्या। कहा जाए एक हिसाब से तो भाई उनका जो रिपोर्ट कार्ड है, उस रिपोर्ट कार्ड को जो है तो जनता को मांगना चाहिए कि आपने पूरे 5 वर्ष में किया क्या है। हालांकि इलेक्शन सामने होंगे, इस 2-3 महीने के अंतराल में चुनाव होना है, चुनाव को लेकर के देखना है कि किस तरह की व्यवस्थाएं बन रही है, क्या पार्टियों का मोमेंट बन रहा है, कौन से मैनिफेस्टो लेकर के फिर से आ रहे हैं। अब ये सब सारी चीजें देखने योग्य होंगी। और चुनाव को लेकर के अभी तो हाल फिलहाल सिर्फ इतना ही, लेकिन आने वाले समय पर तय है कि कुछ ना कुछ बेहतर करने का प्रयास देखते हैं कि किस पार्टी की ओर से होता है, किसका मैनिफेस्टो अच्छा होने वाला है। क्योंकि मुद्दे कई हैं, मुद्दों के साथ क्षेत्र में आप समस्याएं भी हैं। अगर हम बात करें कि कई क्षेत्रों में ऐसा है कि जैसे अभी एक NH-43 का काम चल रहा है, आप समझिए कि आप 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक जा रहे हैं, वहां पर बीच में फिर से जो है तो सड़क का स्थिति ऐसी होती है कि वहां पर सड़क बना ही नहीं गई। ब्रिज के काम आज 10 वर्षों से चल रहे होते हैं, वो भी सब पेंडिंग होते हैं। तो मतलब किसी तरह की कोई कायाकल्प नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये बात सामने रखी जाती है कि देखिए हमने इतने वर्षों में इतना कर दिया है, और वहां पर से कहानी खत्म हो जाती है। तो चलिए ऐसी कुछ खास चर्चाओं के साथ हमारी अगली बार फिर मुलाकात होगी। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।